कि आप भेदभाव की राजनीति करती हैं। जो कांग्रेस समर्थित पार्षद हैं उनके वार्डों में काम नहीं हो रहे हैं, या फिर हो रहे हैं तो बहुत नाम मात्र के हो रहे हैं। शहर की जनता के मध्य एक सवाल है कि आपने 6 सभापति बनाए हैं, लेकिन अधिकार सिर्फ एक ही सभापति को दे रखे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण, जबकि आपके पास 2 बार के 3 बार के जीते हुए पार्षद भी वहां पे मौजूद हैं। शहर में एक वातावरण निर्मित है कि आप पर्दे के पीछे हैं, खेल कोई और रहा है। इसी के साथ साथ सुपर अध्यक्ष होने की बातें भी जेहन में आती हैं और लोगों की चर्चा का विषय है। अधिकारियों पर आपका अंकुश ढीला है, ऐसी भी चर्चाएं आम हैं। बात करना शुरू भी नहीं की थी मैंने, और मेरे पे चिल्ला चोट लड़ाई झगड़े, और जो एक मुझे लगता है कि जो गरिमा थी, आपको कई मामलों में कटघरे में खड़ा किया गया है कि आप साधारण सम्मेलन की बजाय विशेष सम्मेलन बुलाना अधिक पसंद करती हैं, और साथ ही बहुत कम समय आप देती हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मालव दर्शन न्यूज़ नेटवर्क, और आज हमारे साथ खास बातचीत करने हेतु नीमच की प्रथम नागरिक और नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति जी चोपड़ा हैं। आज हम उनसे शहर के विकास के मुद्दों सहित जो आरोप उन पर हैं, उस सिलसिले में हम बातचीत करेंगे। इसके पूर्व हम आपको बता दें कि स्वाति जी युवा हैं, साथ ही पढ़ी लिखी हैं, और शहर को इनसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। तो आइए हम चलते हैं स्वाति जी के पास। स्वाति जी नमस्कार, आपका स्वागत है। 20 साल के बाद इस प्रणाली से ये चुनाव हुए हैं जब शहर के अंदर पार्षदों ने आपको चुना है। कल से आपको शहर के पार्षदों ने एकजुट होकर के बहुमत से भी अधिक मत प्रदान किए हैं, तो उनकी जाहिर सी अपेक्षाएं हैं। तो आप थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें कि आपने क्या खाका खींचा है शहर की विकास की व्यवस्थाओं को लेकर। जी, परिषद जो हमारी है 10 महीने हुए हैं, और विगत 10 महीनों में बहुत सारे प्रस्ताव हमने पास किए हैं। 500 से भी ज़्यादा प्रस्ताव, जो मुझे लगता है कि नीमच के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 10 महीने के अंतराल में 500 प्रस्ताव जो हमने पास किए हैं। अब उन्हीं का, जो आप जानते हैं, जो एक शासकीय प्रक्रिया होती है, उनका जो TS होता है, वित्तीय स्वीकृति होती है, प्रशासकीय स्वीकृति होती है। ऐसे कुछ ही महीनों में बहुत सारे काम शुरू भी हो गए हैं, और आने वाले महीनों में बहुत सारे काम शुरू होने वाले हैं। 1 वर्ष बीतने को है, और ऐसे में जो उपलब्धियां हैं, प्रमुख उपलब्धियों के बारे में आप थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताएं। जी देखिए, जब हम शहर में आए थे तब बहुत सारी शिकायतें हमको गड्ढों को लेकर थी। जगह जगह बहुत गड्ढे थे, साथ ही बहुत सारी शिकायतें हमें ये भी थी कि नीमच के अंदर लाइट्स वगैरह, बाग बगीचा शाखा सब जगह से, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रशासकीय काल था और परिषद नहीं थी, तो बहुत सारी चीज़ें थी जिन पे हमने काम किया है। शहर में हमने सबसे पहले गड्ढे भरवाए ताकि जनता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। स्वच्छता अभियान के लिए मुझे ध्यान है, मैं पूरा 1 महीने तक मैंने हर वार्ड में जाके सफाइयाँ खुद करवाई है, खड़े रहकर करवाई है। और जब मुझे लगा कि स्वच्छता एक निरंतर और अनवरत कार्य है, और उसमें ऐसी कार्यप्रणाली की आवश्यकता है जिसमें रोज़ काम हो सके और रोज़ की शिकायतों का निपटारा हो सके, तो हमने एक स्वच्छता हेल्पलाइन भी मैंने खोली है, जिसमें नीमच का कोई भी नागरिक कोई भी जगह अगर गंदी देखता है और वो व्हाट्सएप या मैसेज या कॉल के द्वारा हमको अवगत कराएगा, और स्पॉट क्लीनिंग हम 48 आवर्स के अंदर कराएंगे। ये मेरा बहुत मन था कि नीमच को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए एक स्वच्छता हेल्पलाइन चलाई जाए, और बहुत प्रयासों के बाद वो अभी शुरू हुई है। और बहुत ही खुशी की बात है कि 500 से भी ज़्यादा हमने उसमें समस्याओं का निराकरण किया है। स्वच्छता की जो हेल्पलाइन है उस पर ऐसे बहुत सारे कार्य और भी चल रहे हैं। कायाकल्प को लेकर बात करूं तो जो सड़कों का कायाकल्प है, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुसार दिशा निर्देशों से हमने बहुत ही अच्छे 3 जो प्रमुख रोड हैं उनका हम कायाकल्प करने जा रहे हैं। वो चौड़ीकरण भी होगा, वहाँ पर सौंदर्यीकरण भी होगा, और फुल ड्रेनेज सिस्टम, जो मुझे पता है कि नीमच में कहीं ना कहीं ड्रेनेज सिस्टम की बहुत बड़ी समस्या है,
उसके लिए भी मेरी निरंतर चर्चाएं चल रही है कि हम उसमें एक ऐसा प्लान बना रहे हैं, सिटी का मास्टर प्लान, जिसमें पूरी ड्रेनेज सिस्टम को हम वापस व्यवस्थित ढंग से करना चाह रहे हैं। शहर की जनता के मध्य एक सवाल है कि आपने 6 सभापति बनाए हैं, लेकिन अधिकार सिर्फ एक ही सभापति को दे रखे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण, जबकि आपके पास 2 बार के 3 बार के जीते हुए पार्षद भी वहाँ पे मौजूद हैं? जी, आप मतलब मुझे लगता है कि तो एकदम काल्पनिक सवाल है, क्योंकि तथ्यों से अगर बात करें, तथ्यात्मक, तो स्वच्छता, जैसे हमारे स्वास्थ्य सभापति जो हैं वो स्वच्छता का सारा कार्य वो ही देखते हैं। जब भी कोई काम होता है तो हम उन्हीं से मिलते हैं, यहाँ चर्चा होती है और हम लोग मिलके अच्छे शहर हित में निर्णय लेते हैं। ऐसी राजस्व सभापति हैं, जब भी राजस्व का कोई काम होगा तो वो मेरे साथ हमेशा होती है। जलकर सभापति हैं, तो जलकर का कोई भी काम होगा वो हमेशा आप उनको मेरे साथ पाएंगे। लोक निर्माण सभापति हैं, तो वो जब भी लोक निर्माण एक विस्तृत, अपने आप में ज़्यादा विस्तृत कार्य है, तो वो ज़्यादा कामों 60% 70% काम जो होते हैं नगर पालिका में वो लोक निर्माण के होते हैं, क्योंकि कार्य तो वही चलते हैं, तो वो वैसा रहता है। तो मुझे लगता है कि ये तो कोई बात ही नहीं है। मतलब ये तो होता है ना कि कोई भी झूठी कहानी गढ़ दे और उस बात को ही प्रमोट करता रहे, क्योंकि मेरे कोई भी सभापति से आप अगर पूछेंगे तो आप उनसे जानकारी ले सकते हैं कि जब जहाँ जिसका कार्यक्षेत्र होता है वो ही मेरे साथ होता है, मैं उनके साथ होती हूँ। शहर में एक वातावरण निर्मित है कि आप पर्दे के पीछे हैं, खेल कोई और रहा है। इसी के साथ साथ सुपर अध्यक्ष होने की बातें भी जेहन में आती हैं और लोगों की चर्चा का विषय है। इस बारे में आपका क्या कहना है? जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैं आई हूँ, मुझे जो भी काम चाहे स्वच्छता को लेकर हुआ, कि जलकल को लेकर हुआ, कि बाग बगीचा को लेकर हुआ, चाहे अधिकारियों से मीटिंग करना हुआ, चाहे पार्षदों से मिलना हुआ, मैंने सारे कार्य खुद ही कर ही रही हूँ। और मार्गदर्शन ज़रूर रहता है मेरे पापा संतोष जी चोपड़ा का, क्योंकि वो एक हमारे बहुत ही उनका जो सोच है और जो उनकी भी इच्छा शक्ति है कार्य को लेकर, तो उनका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहता है। बाकी तो कोई और मुझे लगता नहीं कोई और चर्चा का विषय हो सकता है। अधिकारियों पर आपका अंकुश ढीला है, ऐसी भी चर्चाएं आम हैं, तो इस हेतु आप क्या कहेंगी, और अगर है तो इसके ऊपर कसावट लाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगी? देखिए, अधिकारियों की जहाँ तक मैं बात करूँ, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कभी कोई काम मैंने बताया हो और उन्होंने ऐसे नहीं किया हो। काम कर रहे हैं। बस ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि नगर पालिका के पास अधिकारियों की और कर्मचारियों की बहुत ज़्यादा कमी है, तो कहीं ना कहीं जो कार्यभार है वो बहुत अधिक है। 136 लोग जो रिटायर हुए हैं और नई भर्ती नहीं हुई है, उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है नगर पालिका के ऊपर, क्योंकि जब हमारे पास आज की तारीख में एई नहीं है, इंजीनियर्स नहीं है, हमारे पास राजस्व अधिकारी देखा जाए तो नहीं है, स्वास्थ्य अधिकारी नहीं है, वो सब रिटायर हो चुके हैं। तो अब जो भी काम कर रहे हैं वो जो अधिकारियों को उस पद पे उनको बिठा दिया गया है, क्योंकि अधिकारियों की, कर्मचारियों की बहुत कमी है, तो उसके लिए भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैं जब सीएम साहब अभी आए थे और जब मैं खुद भोपाल गई थी, मैंने इस विषय में चर्चा करके उनको बोला है कि हमें अधिकारियों की आवश्यकता है और ज़रूर आने वाले समय में हमें नई भर्ती ज़रूर मिलेगी। आपको कई मामलों में कटघरे में खड़ा किया गया है, जैसे भूखंड क्रमांक 36 नंबर के भूखंड को लेकर, लीज नवीनीकरण के मामलों को लेकर, फ्लैक्स प्रिंटिंग में अनियमितता को लेकर और हरक्या खाल की भूमि को लीज पर देने के मामले में। तो इन सब मामलों को लेकर आपका क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष की जहाँ तक मैं बात करूँ तो उन्होंने ब्लेम गेम तो बहुत किया है कि बहुत सारे मामलों में आरोप प्रत्यारोप करने का उनका काम रहा है। कभी मुझे उनसे अच्छे सुझाव तो नहीं मिले शहर हित के लिए कि वो मुझसे आके चर्चा करते कि हम शहर में ये अच्छा कर दें, ये नया कर दें, तो मुझे बड़ी खुशी होती, क्योंकि विपक्ष भी होता तो शहर, मुझे लगता है कि वो भी एक पार्टी है, मैं सम्मान करती हूँ, पर मैं सोचती हूँ कि सब मिलकर अगर शहर हित का ध्यान रखेंगे और छोटी छोटी बातों में ब्लेम गेम करके एक दूसरे को, मतलब मैं उस राजनीति को स्वच्छ राजनीति नहीं मानती, ना मेरी वो सोच है, ना मैं वो करने यहाँ आई हूँ। मुझे इतना ज़रूर पता है कि जैसे हम अगर कोई भी विषय, अगर आपने लीज नवीनीकरण बोला, तो लीज नवीनीकरण को हाँ मैं परिषद में हम लाए थे, एमओएस का उल्लंघन कुछ जगह था, लेकिन जो छोटे छोटे घर हैं, जो 600 स्क्वायर फीट के घर, इनके पास 2 कमरे का मकान है, अगर आप मुझसे ये बोलेंगे कि उनका घर तुड़वा दिया जाए एमओएस के उल्लंघन के लिए, जो आपको पता है कि कांग्रेस वालों ने जो आपत्ति लगाई है 323 में, और जो मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को नियमों में उलझाकर उनके साथ जो किया है, उसके पक्ष में मैं कभी नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे लगता है कि नियम लोगों के अच्छे के लिए बनाए जाते हैं, किसी को परेशान करने के लिए नहीं बनाए जाते हैं।
तो ये लीज नवीनीकरण का मामला तो आपके सामने प्रत्यक्ष है कि हमने भाजपा की परिषद ने चाहा था कि लीज नवीनीकरण हो, लोगों को लोन नहीं मिल पा रहा, उनके घर में शादियां नहीं हो पा रही, उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे और छोटे छोटे भूखंडों पे उन पे ये बोला जा रहा है कि आपने उल्लंघन कुछ है। तो वो चीज़ के लिए भी मैं आज भी इसी बात पे खड़ी हूँ और अड़ी हूँ कि हम चाहते हैं कि लीज नवीनीकरण हो और जनता को परेशानी ना आए। दूसरा, आपने जो मुद्दा बोला है जाजू सागर बांध को लेकर, मुझे निरंतर शिकायतें आ रही है कि वहाँ पर अवैध खेती होती है, पानी की चोरी होती है। उसके लिए हमने एक प्रस्ताव लाया था कि वहाँ पर अवैध चोरी हो रही है, खेती हो रही है, तो क्यों ना हम वहाँ पर वैध खेती कराएं। 2011 से पहले वहाँ पर वर्षों तक वैध खेती होती आई है, पट्टे पे हमने ज़मीन को दिया है नगर पालिका ने। उसके बाद चूंकि 2011 में अल्प वर्षा हुई और पानी की कमी को देखते हुए तत्कालीन कलेक्टर साहब ने उस वक्त के लिए रोक लगा दी थी, पर आज की तारीख में वहाँ पर अगर हम वैध खेती करते हैं तो अवैध खेती बंद हो जाएगी, साथ ही साथ जो नगर पालिका को आय है वो भी बढ़ेगी। इसमें सीमांकन को लेकर कुछ दिक्कतें मेरे सामने आई है और एक कलेक्टर साहब ने भी मुझे यही बोला कि ये अच्छा प्रस्ताव है और इससे अवैध खेती रुकेगी, क्योंकि ये नगर पालिका की स्वामित्व की जगह है और वहाँ पर अगर अवैध खेती हो रही है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको रोकें। तो प्रशासन भी हमारे साथ है इसमें। फिर भी हमको लगा कि अगर कोई और अच्छा प्रस्ताव है तो मैंने एक दिमाग में मुझे जो चर्चा हुई कि वो जो जगह है जहाँ अवैध खेती हो रही है वो जगह आवंटित की गई थी ताकि आने वाले समय में चूँकि नगर पालिका और नीमच की जो रिक्वायरमेंट है पानी को लेकर वो बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो हम उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो मैंने जैसे ही मेरे संज्ञान में ये बात आई कि अगर हम उस जगह को नीमच के हित के लिए यूज़ करके और हम बांध का क्षेत्र बढ़ा दें तो हम पानी की कैपेसिटी को 1.5 गुना कर लेंगे। मुझे लगता है कि आने वाले नीमच में पानी की रिक्वायरमेंट ज़रूर बढ़ने वाली है और अगर ऐसा कोई काम हमारे से हो सकता है जिससे नीमच को एक सौगात मिल सके तो हम उस पर ध्यान दे रहे हैं अभी। इसी मामले में दिलीप सिंह जी परिहार का यह मानना था कि जो डूब क्षेत्र की भूमि है उसको नगर पालिका बाउंड्री वाल निर्माण करके और अपने क्षेत्र में ले ले और उसकी पालें बढ़ाने का और पेयजल स्रोत को विस्तृत करने का कार्य करें। तो इस मामले में आपका क्या कहना है? जी, माननीय विधायक जी से भी मेरी चर्चा हुई और ये हमने यही बात की है कि हम चाहते हैं कि जाजू सागर बांध की कैपेसिटी बढ़ाई जाए और उसमें जो टेक्नोलॉजी नई आ सकती है वो लाई जाए जिससे हम बांध क्षेत्र को बढ़ाएं। ये हमारा सब मतलब ये हम चाहते हैं एज आई थिंक विधायक जी, सांसद जी सब इसमें इस विषय में हमारे साथ हैं। एक और प्रश्न जनता की ओर से है कि आप भेदभाव की राजनीति करती हैं, जो कांग्रेस समर्थित पार्षद हैं उनके वार्डों में काम नहीं हो रहे हैं या फिर हो रहे हैं तो बहुत नाम मात्र के हो रहे हैं, ऐसा आरोप आप पर लगाया गया है। इस मामले में आपका क्या कहना है? जी, 1 से लेकर 40 सारे वार्डों के प्रस्ताव आए हैं, तो आप अगर मुझे तथ्यात्मक अगर मुझसे आप बात करें और बता दें कि इस वार्ड का आपने कोई काम नहीं किया है तो मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि झूठे आरोप तो कोई भी लगा सकता है, पर अगर कोई भी फैक्ट्स एंड डेटाज से मुझसे बात करेगा तो मैंने सारे वार्डों में प्रस्ताव पास किए हैं, परिषद में प्रस्ताव सारे वार्डों के पास हुए हैं, तो ये तो झूठी बात हुई। एक और आरोप है कि आप साधारण सम्मेलन की बजाय विशेष सम्मेलन बुलाना अधिक पसंद करती हैं और साथ ही बहुत कम समय आप देती हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, पिछले 10 वर्षों में हमेशा विशेष सम्मेलन ही हुए हैं। बजट के लिए साधारण सम्मेलन होता है, वो हमने भी बजट के लिए साधारण सम्मेलन किया, उसमें कोई फ़र्क भी नहीं होता। एक में जो सूचना है वो 3 दिन पहले दी जाती है, एक में 7 दिन पहले दी जाती है, ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं। तो हम विशेष सम्मेलन बुलाते हैं ताकि हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी परिषद की बैठकें हों और ज़्यादा से ज़्यादा प्रस्ताव पास हों। दूसरा जो आपने मुझसे सवाल किया है कि समय नहीं देती, तो स्टार्टिंग की जो परिषद थी, जब मैं चर्चा करना चाहती थी और जब आपको भी पता होगा कि जब बात करना शुरू भी नहीं की थी मैंने और मेरे पे चिल्ला चोट लड़ाई झगड़े और जो एक मुझे लगता है कि जो गरिमा थी, जो एक होनी चाहिए परिषद की गरिमा, वो नहीं रखी गई, तब मुझे मजबूरीवश वहाँ से निकलना पड़ा, क्योंकि वो जाले पे चढ़ गए थे और अलग लेवल की वहाँ पर बात हो रही थी। सीएमओ को भी बहुत परेशान किया गया, उनकी गाड़ी के आगे लेट गए। तो मुझे लगता है कि जब हम बनकर आए ही थे पहली परिषद में, ये करने का क्या कारण हो सकता है ये मुझे भी नहीं समझ में आया। उसके बाद मैंने उनसे यही अनुरोध किया कि हम शांति से बैठ के बात करेंगे, हर विषय पर चर्चा होगी। लास्ट परिषद 1.5-2 घंटे चली है, उससे पहले वाली परिषद भी लगभग 1 घंटे से ज़्यादा चली है। तो जब हम चर्चा करते हैं तो हम शहर हित में ज़्यादा अच्छे काम कर पाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जब मैं जुड़ी थी, मेरी एक ही सोच थी कि मैं शहर हित के काम कर सकूं, मैं देश के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकूं, अपने प्रदेश के लिए कुछ अच्छा कर सकूं।
मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत मानती हूँ कि जब वो अपने आप को पूरी तरह से उन्होंने देश के लिए समर्पित किया है और बिना स्वार्थ के वो देश के लिए काम किए जा रहे हैं। तो जब मैं ऐसी सोच के साथ आगे आई हूँ और मुझे लगता है कि अगर हम सब मिल के यही सोच रखें कि राजनीति से ऊपर उठ के शहर हित में काम किए जाएं, तो हम अलग तरह से चर्चा करेंगे बातों को लेकर। चिल्लाना और लड़ाई झगड़े करना मुझे लगता नहीं है कि वो एक सभ्य समाज का प्रतीक है। हर विषय में आराम से बैठकर अच्छे से बात हो सकती है और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप शांति से बात कीजिए, मैं सुनना चाहती हूँ। आखिरी प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर टीम के आने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में शहर के अंदर संजीवनी तालाब के अंदर जलकुंभी है, अभी जो बारिश हुई है उसमें जल भराव की स्थिति हुई है। तो जब स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम आएगी और उनके सामने अगर इस तरीके के हालात होंगे, तब क्या परिस्थितियां होंगी और इनको सुधारने के लिए आपने अभी तक क्या प्रयास किए हैं? देखिए, पूरे शहर में बहुत सारी जगह सफाइयाँ हमने करवाई है, बहुत सारी जगह। जो हमारे स्वास्थ्य के जो अधिकारी हैं टाकवाल जी, उनको मैंने समय समय पे हर हफ्ते मीटिंग ली है, मैंने स्वच्छता मित्रों की मीटिंग ली है और बहुत जगह सफाइयाँ हुई है। पूरी कोशिश कर रहे हैं हम। जलकुंभी को लेकर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जलकुंभी जो एक प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है नीमच में, और उसका ये कि अगर हम आज कटवाएंगे तो वो 4 दिन 7 दिन में वापस उतनी ही फैल जाती है। मैन्युअली मैंने जब उनसे चर्चा की तो हमारे जो सफाई मित्र थे वो नहीं जाना चाहते हैं अंदर, क्योंकि पहले भी एक किसी को सांप काट गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इतना रिस्की होता है कि 5-7 फीट गहरी में जाके वहाँ पर जीव जंतु भी रहते हैं, तो एक वो दिक्कत हमें ज़रूर आ रही है। ऐसी कुछ मशीनों की मेरी बात हुई है कि ऐसी कोई मशीन हो जिससे हम जलकुंभी को काट सकें और जड़ से ख़त्म कर सकें, तो उसके लिए हम पता लगा रहे हैं। हमने इस विषय में इंदौर भी चर्चा करना चाहा है, जो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में इसके लिए एक अच्छा प्लान लेकर आएँ और एक ऐसी सोच, एक ऐसी जो मुझे लगता है कि एक यहाँ पर एक हमें पूरी बड़ी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, क्योंकि जलकुंभी का अपने आप में जो उसका फैलना है वो रात भर में भी फैल जाती है वापस कटवाने के बाद। तो एक नई जो हम चाहते हैं कि एक नई वैज्ञानिक कोई अगर वो आए तो उसमें हम उसको लेकर नई मशीन्स लेकर, और ऐसा कोई छिड़काव का भी कुछ बता रहे थे कि कुछ छिड़क सकते हैं दवाइयाँ, वो भी हमने ट्राई किया था मंगा के। मीरा इगुत्तर मैंने वो भी छिड़कवाई थी कि उससे हो जाता है, पर उससे भी जलकुंभी ख़त्म नहीं हुई। तो वो पूरी कोशिश में हम लगे हुए हैं। देखा जाए तो आपके क्षेत्र में जहाँ भी सीसी निर्माण या जो भी सड़क निर्माण होते हैं, इसके लिए क्या प्लानिंग तैयार की जाती है? क्योंकि देखा गया कि बरसात होने वाली थी, नशा को पता था, फिर भी विकास नगर के सामने जो रोड है उसको खोद दिया गया और वो पिछले 15 दिन से ऐसा ही पड़ा, रोड भी बड़ी हो जाए। तो क्या प्लानिंग होती है? जी, प्लानिंग यही थी। जब मैंने ठेकेदार को काम दिया था कि वो काम 3 दिन में पूर्ण होना था, उन्होंने काम नहीं किया, और साथ ही जब हमने उनको 3 नोटिस नगर पालिका ने भिजवाए हैं, जब उन्होंने 3 नोटिस के बाद भी काम नहीं किया, काम लेने के बाद उनको जो भी उनकी प्रॉब्लम्स रही होगी, पर नगर पालिका ने अगर उनको ठेकेदार पे कुछ ठेका दिया है, कुछ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो इस 3 नोटिस के बाद हमने वो टेंडर निरस्त कर दिया है, क्योंकि ये ठेकेदार की ही पूरी गलती थी और हम उनको 3 नोटिस देकर निरस्त कर चुके हैं और नई टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। आपके कार्यकाल को 1 साल पूर्ण होने वाला है, इस बीच आपको क्या चुनौतियाँ सामने आई है, उनको पूरा कैसे करेंगे? जी, चुनौतियाँ तो बहुत हैं, समस्याएं भी बहुत हैं, पर निदान भी बहुत है। मुझे लगता है कि नीमच अपने आप में एक सुंदर शहर है, यहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी बसावट है। थोड़ी सी कोशिश हम और बढ़ाएंगे हमारी, ताकि नीमच को हम अच्छा स्वरूप दे पाएँ। और मुझे लगता है कि मैं जो भी वर्ष मेरे को मिले हैं काम करने के लिए, ये मुझे अपनी सारी एनर्जी अच्छे काम करने में डालनी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके कामों से मेरा ध्यान हटे। मैं बस ये चाहती हूँ कि बड़े बड़े अच्छे काम हो, चाहे वो एक अच्छा पिकनिक स्पॉट डेवलप करना हो, चाहे वो जाजू सागर बांध की जो हम चाहते हैं कि क्षेत्रफल बढ़े और लोगों को सौगात मिले, चाहे रोड का चौड़ीकरण हो, चाहे ड्रेनेज सिस्टम हो, चाहे स्वच्छता को लेकर मेरा जो अभियान है स्वच्छ नीमच मिशन, जिसमें हमने स्वच्छता हेल्पलाइन भी लॉन्च करी है। ऐसे सारे अच्छे अच्छे काम जो हमने सोचे हैं, जो बड़े काम हैं, जो शहर हित के काम हैं, उन्हीं पे अपना ध्यान फोकस करना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि हम ज़रूर अच्छे काम करके दिखाएंगे। धन्यवाद स्वाति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मालव दर्शन न्यूज़ नेटवर्क में जो आपने अपना अमूल्य समय दिया। अगर आपको हमारी वीडियो खबर पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमेशा अपडेट रहने के लिए, खबरों पे बने रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।